राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने मांग की लोच और मांग की लोच की श्रेणियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। आज हम मांग की कीमत लोच को मापने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी प्रतिशत विधि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसकी 3 विधियां हैं, प्रतिशत विधि, ज्योमेट्रिक मेथड या ज्यामितीय विधि, तीसरा है कुल व्यय विधि यानी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले हम प्रतिशत विधि से इसकी शुरुआत करते हैं। परसेंटेज मेथड या प्रतिशत विधि। फॉर्मूला, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, जिसे हम इलैबोरेट करके अगर लिखना चाहें तो Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय Q इंटू 100। Q का मतलब जो पहले डिमांड थी, Q1 जो प्राइस में चेंज होने के बाद जो डिमांड में बढ़ोतरी या घटोतरी जो भी हुई है उसकी वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय Q जो पहले डिमांड थी, ठीक है, इंटू 100। सिमिलरली P1 माइनस P बाय P इंटू 100। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा Q बाय Q इंटू 100 बाय डेल्टा P बाय P इंटू 100, ठीक है। डेल्टा Q बाय Q इंटू P बाय डेल्टा P और फाइनली माइनस P बाय Q। माइनस का साइन इसलिए लगता है क्योंकि इसमें प्राइस में जो चेंज आता है, यानी प्राइस कम होने से डिमांड इंक्रीज होती है। नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में, दोनों में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, ऋणात्मक है, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए हम माइनस का साइन यहाँ पे रहता है। माइनस P बाय Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P, ठीक है, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है। अब सपोज हम एक सिचुएशन की बात करते हैं। मान लो प्राइस में 15% का डिक्रीज हुआ है, ठीक है, 15% प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ है। प्राइस क्या हुआ है, 15% डिक्रीज हुआ है, इसलिए मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया है। 15% डिक्रीज हुआ है प्राइस, ठीक है। तो पहले जो क्वांटिटी थी वो यानी कि Q हमारी कितनी थी, 1000 यूनिट्स। हम किसी प्रोडक्ट की 1000 यूनिट्स हम डिमांड कर रहे थे, ठीक है। अभी क्या है, प्राइस जो है वो 15% डिक्रीज हुआ। तो प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो नेचुरली इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, हमारी मांगी गई मात्रा पे या क्वांटिटी डिमांडेड पे। तो क्या होगा, क्योंकि प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो Q1 हमारा कितना हो गया, फॉर एग्जाम्पल 1200 यूनिट्स, ठीक है। अब इसी को अगर हम वैल्यू पुट करें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली तो क्या होगा आपका, देखो प्राइस में परसेंटेज चेंज तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 15 दिया हुआ है हमें, उसको हमको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। हमको कहाँ चेंजेस, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, इसको हमको निकालना है। तो Q1 माइनस Q बाय Q है ना, तो कितना हो गया आपका, Q1 है 1200 माइनस Q है 1000 डिवाइडेड बाय Q 1000 इंटू 100, ठीक है। अब ये हमने कट कर दिया, 200 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 20, ठीक है। तो आपका मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो गया, 20%, है ना, 20% हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला में लिख सकते हैं ना। इस फॉर्मूला में अगर हम इसको अप्लाई करें तो 20 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाय 15 अगर आप कर रहे हो तो आपका क्या आंसर आ रहा है, यस 1.3
1.33, तो 1.33 आंसर आया, तो 1.3 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 है। इट मीन्स इलास्टिसिटी कैसी होगी इसमें, रिलेटिवली इलास्टिक। तो इस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी या लोचशीलता कैसी होगी, रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। तो आपको प्रतिशत विधि समझ में आ गई होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक्स में दिए हुए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करिए तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होने लगेगा, ठीक है। अब हम दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं। इसका दूसरा मेथड है ज्योमेट्रिक मेथड। अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला है ज्योमेट्रिक मेथड या ज्यामितीय विधि। ज्योमेट्रिक मेथड क्या बताता है कि लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का। लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, ठीक है। सपोज आपका ये डिमांड कर्व है, ठीक है। इस डिमांड कर्व के अलग अलग बिंदुओं पर, है ना, अलग अलग मांग की लोच होगी। लेट्स से हम एक ये पॉइंट देखते हैं, ठीक है, और एक ये पॉइंट देखते हैं, ठीक है। मान लो पहले हम ये पॉइंट अगर देख रहे हैं तो हमको क्या करना है, स्केल की हेल्प से आप क्या करेंगे, एक लाइन y एक्सिस और x एक्सिस से मिलाएंगे और इस पॉइंट को लेते हुए, ठीक है, इस तरीके से यहां से एक सीधी लाइन सपोज ये पॉइंट है A, ठीक है, और यहाँ पर हम एक पॉइंट दे दें, यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। यहाँ पे हम एक पॉइंट दे देते हैं R और एक ये पॉइंट दे देते हैं S, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, AR, पहले हमको अपर सेगमेंट लिखना, सॉरी पहले लोअर सेगमेंट लिखना है, तो AS AS डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अपर सेगमेंट क्या है, AR, ठीक है। इस पे इलास्टिसिटी, तो इस पे इलास्टिसिटी को देखने के लिए आपको पहले हम एक चीज क्लियर करते हैं। सपोज आपका इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, तो इसके ठीक बीचों बीच इलास्टिसिटी होगी इक्वल्स टू 1, ठीक है। और जो आपका y एक्सिस को स्पर्श कर रहा है वहां पे इंफिनिटी, ठीक है, और जो आपका x एक्सिस को टच कर रहा है वहां पे 0, और इन दोनों के बीच में ग्रेटर देन 1 और इन दोनों के बीच में लेस देन 1, ठीक है। प्राइस, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये आपका ठीक बीचों बीच से ऊपर है ना, तो यहां पर इलास्टिसिटी आपकी कैसी होगी, ग्रेटर देन 1, ठीक है। और अगर मान लो इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं तो आपको जो लाइन है वो इस तरीके से स्केल से आप ड्रॉ करेंगे। यहां ये थोड़ा सा आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है, थोड़ा सा यहां पर, ठीक है। ये मान लीजिए B पॉइंट है, ठीक है, और इसको हमने Q और इसको मान लीजिए हमने P पॉइंट दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका इलास्टिसिटी, आप कैसे नापेंगे, लोअर सेगमेंट आपका क्या है, B P, इसमें इलास्टिसिटी आप नापेंगे कैसे, लोअर सेगमेंट है आपका BP डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट आपका क्या है, BQ, ठीक है। तो आप यहां देख रहे हैं
कि ये थोड़ा फ्लैट भी है ना। तो यहाँ पर अब आप क्या देख रहे हैं कि ये नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी कैसी होगी, लेस देन 1, ठीक है। तो अगर ठीक बीचों बीच में होता तो इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 होती, और अगर इस पॉइंट पर है, मान लीजिए ये कर्व, अगर डिमांड कर्व आपका y एक्सिस को स्पर्श कर रहा है, तो उस पॉइंट पर इलास्टिसिटी हमारी क्या होगी, परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि पूर्णतः लोचशील। और अगर वो x एक्सिस को स्पर्श कर रहा है तो वो पूर्णतः बेलोच, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मेथड आपको आई होप क्लियर हो गया है कि इसको किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पर। हमारा तीसरा मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कुल व्यय विधि। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इस विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया है, अल्फ्रेड मार्शल ने, और उन्होंने ये बताया कि प्राइस में बढ़ोतरी या घटोतरी, है ना, या तो प्राइस बढ़ता है या तो घटता है, इसकी वजह से हमारे कुल व्यय में क्या फ़र्क पड़ता है या क्या उसका प्रभाव होता है, उसके आधार पर उन्होंने मांग की लोच को या मांग की कीमत लोच को मापा है। तो 3 कंडीशन उन्होंने बताई। एक कंडीशन ये है कि यदि प्राइस के बढ़ने से, तो मतलब पहली कंडीशन जो है वो हमारी ग्रेटर देन 1 की है, यानी सापेक्षता लोचदार मांग की है। इसमें क्या है कि प्राइस यदि हमारा बढ़े, ठीक है, और उसके परिणाम स्वरूप हमारा टोटल एक्सपेंडिचर घट जाए, दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप बता रहे हैं वो, ठीक है। प्राइस अगर बढ़ रहा है तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो हमारी मांग जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपली लॉ ऑफ डिमांड को ही प्रूव कर रहा है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर भी अगर यदि हमारा कम हो जाता है, तो इस तरह की मांग को हम सापेक्षता लोचदार मांग कहते हैं, उसे उस श्रेणी में हम रखेंगे, ठीक है। या दूसरी सिचुएशन है कि प्राइस हमारा कम हो जाए, है ना, कीमत कम हो जाए, और उसके फलस्वरूप हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है, यानी कुल व्यय जो है वो हमारा बढ़ जाए, ठीक है। प्राइस अगर कम होगा तो क्या होगा, डिमांड लोग बढ़ा देंगे, डिमांड बढ़ाएंगे तो उनका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन है, यानी कि प्राइस में और कुल व्यय में यदि विपरीत संबंध पाया जाता है, यानी प्राइस के बढ़ने से कुल व्यय घटे और प्राइस के घटने से कुल व्यय बढ़े, तो इस तरह की मांग की लोच को हम बोलते हैं सापेक्षता लोचदारी, यानी कि रिलेटिवली इलास्टिक। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, ग्रेटर देन 1, ठीक है। दूसरी सिचुएशन उन्होंने बताई है इक्वल्स टू 1 की। इसमें क्या है, प्राइस आपका बढ़ जाए, ठीक है, या फिर प्राइस आपका घट जाए, दोनों ही स्थिति में, प्राइस के बढ़ने और प्राइस घटने की स्थिति में आपके टोटल व्यय पे कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, यानी आपका जो कुल व्यय है वो अपरिवर्तित रहे, उसमें कोई चेंज नहीं हो, अप्रभावित रहे, तो उस स्थिति को कहते हैं हम इकाई के बराबर या यूनिट इलास्टिक। तीसरी सिचुएशन जो मार्शल ने बताई वो है इकाई से कम। इसमें उन्होंने कहा कि यदि प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, प्राइस बढ़े और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए, ठीक है, यानी कि कीमत हमारी बढ़ गई है, ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड हमको कहता है कि अगर कीमत बढ़ी है तो डिमांड कम होगी, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, कीमत बढ़ने के बावजूद हमारा क्या हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा उल्टा पहले से बढ़ गया, यानी कि ये आपकी आवश्यकता वाली जो वस्तुएं हैं उस केस को इंडिकेट कर रहा है कि अगर ज़रूरत की चीज़ें हैं, हमारी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, अगर उनकी कीमत बढ़ भी जाती है तो भी हम उसके उपभोग को स्थगित नहीं कर पाते, तो उस वजह से क्या होता है, हमारा जो कुल व्यय है वो पहले की कंपेयर में बढ़ जाता है,
ठीक है। दूसरी सिचुएशन है यदि प्राइस कम हो जाए, है ना, कीमत कम हो जा रही है, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है, क्योंकि आवश्यकता वाली जो वस्तुएं होती हैं अगर उनकी कीमत कम भी हो जाए तो हम उनका आवश्यकता से अधिक उसका स्टोरेज करके नहीं रखते, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमको रिपीटेडली हर महीने पड़ती है, उसको बहुत ज़्यादा हम स्टोर करके नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है, यानी कि आप ये देख रहे हैं कि प्राइस में और कुल व्यय में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कुल व्यय भी बढ़ रहा है, प्राइस अगर घट रहा है तो कुल व्यय भी घट रहा है। इन दोनों में किस तरह का संबंध है? डायरेक्ट, ठीक है। तो जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो उस तरह की जो मांग की लोच होती है वो कैसी होती है? इकाई से कम। प्रायः आवश्यकता वाली वस्तुएं या ऐसी वस्तुएं जिन पर हम अपनी आय का बहुत कम भाग खर्च करते हैं, उन तरह की वस्तुओं पर इस तरह इकाई से कम उन लोग आवश्यक वस्तुएं या अनिवार्य वस्तुएं जो होती हैं उनकी लोच कैसी होती है? इकाई से कम। और जो विलासिता वाली वस्तुएं हैं या फिर आरामदायक वस्तुएं हैं उनकी लोच प्रायः इकाई से अधिक होती है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को यदि हम एक चित्र के माध्यम से दर्शाना चाहें तो वो कैसे बनेगा? अभी हम उसको देखते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को जो हमने अभी टेबल बनाया, यदि हम उसको एक ग्राफ पे दिखाना चाहें तो वो किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे? हम y एक्सिस पर हम प्राइस को दर्शाएंगे और x एक्सिस पे हम कुल व्यय या टोटल एक्सपेंडिचर को दिखाएंगे। ठीक है। इसको अगर हम A पॉइंट, इसको B पॉइंट, इसको C और इसको D बोले तो A और B के बीच में आपकी इलास्टिसिटी जो होगी वो कैसी होगी? इकाई से अधिक। B और C के बीच में इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 होगा या यूनिट इलास्टिक, और C और D के बीच में इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। कैसे? इसको थोड़ा सा हम बना के देखते हैं। मान लीजिए पहले प्राइस इतना है, ठीक है, P, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना था हमारा? ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा था E तक, ठीक है। अब क्या हुआ कि प्राइस जो है वो कम हो गया, प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ, ठीक है, प्राइस डिक्रीज हुआ, लेकिन उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कैसा हो गया? इंक्रीज कर गया। प्राइस कम हुआ है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करके E1 हो गया। तो ये सिचुएशन हुई हमारी, जो हमें ये बताती है कि हमारी जो मांग की लोच है वो कैसी है? इकाई से अधिक है। दूसरी सिचुएशन में अगर यहाँ हम देखते हैं जो कि इकाई के बराबर है, इसमें आप प्राइस चाहे P2 है, P2 से मान लीजिए P3 हो जाता है, प्राइस कम हो रहा है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब P2 था तब भी आपका जो एक्सपेंडिचर था वो E2 के बराबर था, ठीक है, इतना था, लेकिन जब प्राइस डिक्रीज हो गया तो भी आपके टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तीसरा सिचुएशन है हमारी, जो सिचुएशन हमारी दिखाती है इकाई से कम को, ठीक है। इकाई से कम में क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए प्राइस जो है वो P4 है, ठीक है, तो आपका प्राइस मान लीजिए इतना है, E1 पे है, ठीक है। अभी क्या है? प्राइस डिक्रीज हो गया, ठीक है, डिक्रीज हो गए P5 पर आया, तो उस सिचुएशन में हमने क्या देखा कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो पहले ज़्यादा था, पहले E1 था, अभी वो E3 डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो तीसरा सिचुएशन, इस तरीके से एक डायग्राम की हेल्प से हम तीनों सिचुएशन को देख पा रहे हैं कि कैसे यदि प्राइस बढ़ने से, है ना, यदि प्राइस के बढ़ने से कुल व्यय हमारा घट जाए या प्राइस के घटने से कुल व्यय हमारा बढ़ जाए, इन दोनों ही सिचुएशन में इलास्टिसिटी कैसी होगी? ग्रेटर देन 1।
दूसरी सिचुएशन, प्राइस बढ़े या प्राइस घटे लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो, नो चेंज, तो इलास्टिसिटी कैसी होगी हमारी, इक्वल टू 1। और थर्ड सिचुएशन हमारी क्या है कि प्राइस बढ़ जाए उससे टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए, प्राइस घट जाए उससे टोटल एक्सपेंडिचर भी घट जाए, तो ऐसी सिचुएशन में कैसी होगी इलास्टिसिटी, लेस देन 1। तो स्टूडेंट्स, तो हमने मांग की कीमत लोच को मापने की तीनों विधियों, प्रतिशत विधि, ज्योमेट्रिक मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। आई होप आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। जब हम मांग की कीमत लोच की चर्चा कर रहे थे तो हमने बात की थी कि मांग का जो कर्व बनता है या मांग वक्र बनता है, जो डिमांड कर्व, उसके अलग अलग बिंदुओं पर मांग की लोच अलग अलग हो सकती है। कहीं इकाई से अधिक हो सकती है, कहीं इकाई से कम हो सकती है, कहीं यूनिट इलास्टिक हो सकती है, ठीक है। लेकिन 3 ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जब मांग वक्र पर जो लोच होती है वो एक समान रहती है, उसके सभी बिंदुओं पर वो एक समान रहेगी। तो वो 3 सिचुएशन कौन सी हैं उसको जल्दी से हम देख लेते हैं। पहली सिचुएशन है जब इलास्टिसिटी कैसी होगी, अनंत के बराबर, ठीक है। यदि इस तरह का डिमांड कर्व है हमारा, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसके किसी भी बिंदु पे, चाहे बिंदु ए हो, चाहे बिंदु बी हो, चाहे बिंदु सी हो, सभी बिंदुओं पे जो इलास्टिसिटी होगी वो कैसी होगी, अनंत, ठीक है। दूसरी सिचुएशन है हमारी पूर्णता बेलोच। इसमें क्या है, मांग की लोच, मान लीजिए इस तरीके का वर्टिकल डिमांड कर्व है हमारा जो वाई एक्सिस के समानांतर है, ठीक है। वर्टिकल डिमांड कर्व है, यहाँ हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व था, यहाँ वर्टिकल डिमांड कर्व है। वर्टिकल डिमांड कर्व है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसके किसी भी बिंदु पे, चाहे बिंदु ए हो, बिंदु बी हो, बिंदु सी हो, सभी बिंदुओं पर मांग की लोच कैसी होगी, इकाई के जीरो, इक्वल्स टू 0। और तीसरी सिचुएशन है जिसे बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होता है, इस तरीके से रहता है ये, इसका यहां से आयत, इसके नीचे के ये जो 2 आयत होते हैं, रेक्टेंगल्स हैं, इनका जो एरिया होता है वो एकदम बराबर होता है, ठीक है। इस तरह का अगर डिमांड कर्व अगर है, इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से जानते हैं। और इसके किसी भी बिंदु पर, कोई भी बिंदु हो, ठीक है, उस पर मांग की लोच कितनी होगी, इक्वल्स टू 1। सामान्यतः एक मांग वक्र पर कई तरह की इकाई की लोच पाई जा सकती है, कभी इकाई से अधिक, कभी इकाई से कम, कभी इकाई के बराबर। लेकिन 3 ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जहां पर हमारी जो मांग की कीमत लोच है वो अलग अलग होती है। वो 3 सिचुएशन कौन सी हैं, एक वो सिचुएशन जब हमारा मांग वक्र जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, यानी हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व, जिसके हर बिंदु पर मांग की लोच कितनी होगी, अनंत के बराबर। दूसरा है वर्टिकल मांग वक्र, जिसके हर बिंदु पर हमारी जो मांग की लोच होगी वो कितनी होगी, इक्वल्स टू 0। और तीसरी सिचुएशन है हमारी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसके हर बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने मांग की कीमत लोच को मापने की तीनों विधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। पहली विधि थी हमारी प्रतिशत विधि, जिसका फॉर्मूला हमने लिखा और उसके आधार पर एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। उसके बाद आती है आपका ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। ज्योमेट्रिक मेथड में आपका लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट को देखकर हम ये पता लगाते हैं कि इलास्टिसिटी कैसी होगी हमारी। उसके बाद तीसरा मेथड था हमारा कुल व्यय
विधि यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, उसमें हम ये देखते थे कि कीमत में आने वाले परिवर्तन के कारण हमारे कुल व्यय पे जो परिवर्तन होता है उसके आधार पर हमने कीमत लोच को सॉल्व किया कि उसकी क्या इलास्टिसिटी होगी। और लास्ट में हमने ये देखा कि जनरली क्या होता है कि जो मांग वक्र होता है या डिमांड कर्व होता है उसके एक ही मांग वक्र के अलग अलग बिंदुओं पर मांग की लोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन 3 ऐसी स्पेशल कंडीशंस हैं, विशेष परिस्थितियां हैं जहां पर मांग वक्र के हर बिंदु पर कीमत की जो लोच होती है, मांग की जो कीमत लोच है वो एक समान रहती है, जो कि आपकी पहली सिचुएशन है जब आपका मांग वक्र पैरेलल टू एक्सेस होगा यानी कि हॉरिजेंटल डिमांड कर्व, वर्टिकल डिमांड कर्व, और तीसरा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। थैंक यू सो मच, बने रहिए क्लास में। अगली क्लास में हम मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में चर्चा करेंगे।